नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुख्यात आतंकवादी की, क्रिमिनल की, ड्रग ट्रैफिकर की, जिसको सुन कर के आप हैरान परेशान हो जाएँगे। और वैसा ही एक दुर्दांत इस देश के अंदर भी है, यानी कि भारत देश के अंदर भी एक ऐसा मिलता-जुलता शख्स है और वो वैसी ही हरकतें कर रहा है। हम और आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जब आप सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की। पाब्लो एस्कोबार एक दुर्दांत था। एक ऐसा आदमी था जो कि बचपन से ही क्रिमिनल माइंड का था। उसने अपने बचपन से ही क्राइम करने स्टार्ट कर दिए थे और वो स्मगलिंग में पड़ गया था बहुत ही छोटी उम्र के अंदर। उसके बाद जैसे-जैसे स्मगलिंग में वो बड़ा पैसा बनाता गया, वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता गया। उसका कुकर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने ड्रग्स की तस्करी करनी शुरू कर दी। ये रहता था कोलंबिया के अंदर। कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका के अंदर एक छोटा-सा देश है और गरीब देश माना जाता है। देखिए अमेरिका जो है अगर हम बात करें अमेरिका तो हम कहते हैं अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके नीचे जो पड़ता है रीजन साउथ अमेरिका का उसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर मेक्सिको, ब्राज़ील अर्जेंटीना और ये कोलंबिया भी एक देश उनमें से आता है। ये थोड़े गरीब देश माने जाते हैं क्योंकि ऊपर जो है अमेरिका बैठा है वो एक रईस देश है और वो एक सुपर पावर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बना हुआ है। तो देखिए जी अमेरिका का ये एक तरह से देखा जाए तो पड़ोसी ही है, चाहे दूर का पड़ोसी हो लेकिन है तो पड़ोसी। लेकिन ये इसी वजह से न्यूज़ में आया जब यहाँ पर पाब्लो एस्कोबार ने हाहाकार मचा दिया। उसका ड्रग्स का धंधा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अमेरिका के अंदर उसने ड्रग्स गली-गली में पहुँचा दिए और अपना धंधा खरबों रुपए का कर लिया। अब अमेरिका जो है 70s के दशक में, 80s के दशक में शुरू-शुरू में तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा था कि ठीक है, कोई ड्रग्स का है छोटा-मोटा, वो इसको इग्नोर कर रहा था कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं था कि आगे चल कर के ये प्रॉब्लम उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आम लोगों को, बच्चे से लेकर, जवान से लेकर के बूढ़ों तक को उसने ड्रग्स की आदत डाल दी। और ये सारा ड्रग्स जो था, ये पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया से भेजता था। अब पाब्लो एस्कोबार के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं भारत देश में किसको पाब्लो एस्कोबार कह रहा हूँ। देखिए जी, पाब्लो एस्कोबार जो था, वो इतना बड़ा हो गया था, वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोलंबिया के ऊपर उसका पूरा राज था। और क्योंकि वो एक गरीब कंट्री थी, वहाँ पे ये ऐसा अपने आप को दिखाता था, जैसे ये कोई गरीबों का मसीहा है, जैसे कि ये कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सब जो हैं लोग, वो उसके जिसे कहते हैं पर्सोना के अंदर जो है, वो इन्फ्लुएंस में आ जाते थे कि वो जितना बड़ी उसकी शख्सियत थी, लोग उससे जो है प्रभावित हो जाते थे और समझते थे कि शायद ये गरीबों का कोई है, रॉबिन हुड टाइप का आदमी है। और ये बहुत ही शातिर आदमी था, ये भी अपने आप को रॉबिन हुड बनाने में लगा हुआ था। जब ये इतना बड़ा आदमी बन रहा था, जब इसने इतना पैसा कमा लिया इस ड्रग्स के धंधे में, तो एक समय ऐसा आ गया कि ये अपने आप को कोलंबिया का प्रेज़िडेंट तक देखने लगा था और इसने इलेक्शन तक लड़ने का फैसला कर लिया और वहाँ के कई लोगों ने इसको सपोर्ट किया कि आप जो है इलेक्शन लड़ लीजिए और आप बन जाएँगे और इसने संभवतः बन ही जाना था। लेकिन जब ये इलेक्शन लड़ने गया, तब वहाँ पर एक पार्लियामेंटेरियन ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई कि भैया ये तो क्रिमिनल है और इसके खिलाफ पहले कोई केसेस भी हैं क्योंकि ये काफ़ी समय से क्राइम कर रहा था। तब पता चला कि ये जो अपने शुरुआती क्राइम के दिनों में एक बार ये पुलिस ने इसको धर दबोचा था और तब इसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी खींची गई थी और जो वो फ़ोटोग्राफ जो खींची गई थी, वही फ़ोटोग्राफ उस पार्लियामेंटेरियन ने सबके सामने दिखा दी और फिर उसके ऊपर एक पूरा केस चला और उस कोर्ट केस के अंदर जो है, ये सब बातें की गई और ये प्रेज़िडेंट नहीं बन पाया, वरना इसका प्रेज़िडेंट बनना ऑलमोस्ट तय था।
तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट एक ड्रग ट्रैफिकर बन जाता। आप सोच के देखिए, क्या तंत्र था। लेकिन उस पार्लियामेंटेरियन का धन्यवाद कि उसने जो है कोलंबिया को इस पाप से बचा लिया और उसने इस आदमी को नंगा कर दिया। लेकिन अब पाब्लो एस्कोबार की आप हैवानियत देखिए। उसने इसका बदला लिया और ऐसे बदला लिया कि उस पार्लियामेंटेरियन को सरेआम गोलियां मारी, उसके रिश्तेदारों को मारा। उसके बाद जब ये केस चल रहा था कि भैया ये केस जो है सामने ना आ सके, ये एक बात सामने ना आ सके, तो उस फोटोग्राफ के पीछे गया वो कि इस फोटोग्राफ को किस किसने खींचा था और उस टाइम पे कौन कौन लोग थे जो कि लॉयर्स वगैरह जो कि इन्वॉल्व थे, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले लोग, उस समय का जज, उन सबको ढूंढा उसने कि भैया जो जो ये बात जानता हो कि मैं पुराना क्रिमिनल रह चुका हूँ, उन सबको साफ कर दो। तो आप मानेंगे नहीं, जिस आदमी ने वो फ़ोटोग्राफ खींची थी, उस आदमी समेत उसका पूरा परिवार का बच्चा-बच्चा तक मरवा दिया था पाब्लो एस्कोबार ने कि उसकी फ़ोटोग्राफ की वजह से इसको पार्लियामेंट में ऐसी बेइज़्ज़ती हुई उसकी और वो पर प्रेज़िडेंट नहीं बन पाया। उस जज को, उन लॉयर्स तक को मरवा दिया, उनके पूरे खानदान खत्म करवा दिए पाब्लो एस्कोबार ने। इस तरह का दुर्दांत आदमी था वो। और उसने एक तरह से पूरी कोलंबिया के ऊपर जो है पूरा कब्जा कर रखा था। उसकी सरकार भी उससे डरती थी और सरकार भी उसके कहने पे चलती थी, ऐसा लगता था। अमेरिका का प्रेशर पड़ता था कि भैया हमारी पूरी कंट्री में और पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचा रखा है ड्रग्स से, इसको रोको, इसको पकड़ो, इसको मारो। लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो बिल्कुल निहत्थी थी, ऐसा लगता था। क्योंकि पाब्लो एस्कोबार इतना ज़्यादा पैसे वाला और इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं शक्तिशाली बन चुका था। कितने ही अमेरिकन जो है पुलिस वाले और एजेंसीज के लोगों को उसने मरवा दिया। उसके बाद उसका क्राइम इस लेवल तक पहुंच गया कि उसके नाम से लोग थर-थर काँपने लगे पूरे कोलंबिया के अंदर। लेकिन उसके पीछे फिर जो है प्रेशर पड़ता था, सरकारों में भी उसके लोग बैठे होते थे, लेकिन जब सरकारें चेंज होती थी तो अमेरिका जो है वहाँ पॉलिटिक्स खेल करके अपने लोगों को बिठाता था। वो चाहता था कि उसके लोग प्रेज़िडेंट बने, तो वो उसके पीछे भागते थे कि भैया पाब्लो एस्कोबार को पकड़ो। तो पाब्लो एस्कोबार जो है होता तो शक्तिशाली था, लेकिन भागता-दौड़ता रहता था, अपनी ही कंट्री के अंदर छुपा-छुपाता रहता था। फिर उसकी अपनी ही गैंग्स में लड़ाइयाँ होती थी, उसके अपने ही लोग जो हैं अपने लोग जो हैं वही अपने लोगों को मार देते थे एक-दूसरे से लड़ाइयों में। एक-दूसरे गैंग्स के अंदर लड़ाइयाँ होती थी, बड़ी दुर्दांत तरीके से जो है ये एक-दूसरे का मर्डर करते थे। एक गैंग दूसरे गैंग को मारता था क्योंकि और भी लोग ड्रग्स बेचना चाहते थे। तो इसने ड्रग्स का पूरा तंत्र बना रखा था और उस तंत्र के अंदर खुद भी एक-दूसरे को भी मार रहे थे और दूसरे गैंग्स मेंबर्स को भी मार रहे थे और पूरा जो बिज़नेस था इसका ड्रग्स का वो पूरा इंटरनेशनल हो चुका था। इसके पास इतना पैसा था कि वो कोलंबिया के अंदर खेतों की ज़मीनें लेकर के उसके अंदर गाड़ा करता था पैसा, क्योंकि इसके पास पैसे रखने की जगह नहीं थी। और उन पैसों की लोकेशंस ले लेके ये रजिस्टर्स मेंटेन करते थे और बाद में जब वो उन रजिस्टर्स को निकाल करके उन लोकेशंस पे जाते थे और पैसा निकालते थे, तो कई बार वो पैसे जले हुए मिलते थे। जले मतलब सड़े हुए मिलते थे, दीमक लगी हुई मिलती थी, खराब हो जाते थे, सड़ जाते थे, गल जाते थे पैसे। इतना पैसा था इस आदमी के पास। डॉलर्स की इतनी कमाई थी कि अमेरिका पूरा परेशान हो रखा था कि इस आदमी को रोको, वरना ये पूरी दुनिया की नसों में ड्रग्स घुसा देगा। उसको मारने के लिए अमेरिका ने कितने तंत्र, कितने षड्यंत्र करे, कुछ नहीं हो पाया। आखिरकार आकर अपने मतलब मिडल एज भी उसकी निकल गई और बुढ़ापे के पास जा कर के जो है जब उसके कई मतलब आस-पास के सारे आदमी उसके मार दिए, तो वो कुछ ही आदमियों के साथ इधर से उधर भागता था। किसी तरीके से सर्वेलेंस ने उसको पकड़ा, उसको स्पॉट किया और जा करके उस घर के अंदर घुस करके उसको गोली मारी, उसको छत के ऊपर जो है सरेआम गोली मार करके उसको मारा गया, तब जा करके अमेरिका की जान छूटी। कि जितने सालों तक एस्कोबार ज़िंदा रहा, क्राइम में वो व्यस्त रहा, उसने पूरे अमेरिका के नाक के अंदर दम कर रखा था और जब वो गया, उसके बाद जा कर के कोलंबिया जो है, वो कुछ साँस जिसे कहते हैं ना, सुकून की साँस ले पाया। कोलंबिया कोई ऐसा नहीं है आज बहुत ही अच्छी कंट्री बन गई है या उसका कुछ बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी वो उस सिचुएशन से तो बाहर आ ही गई है। जिस चीज़ के लिए ये पूरी दुनिया के अंदर बदनाम था, एटलीस्ट वो जो धब्बा है कि वो उस आदमी को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन कोलंबिया आज भी उसका जो है भार ढो रहा है। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत फेमस सीरीज़ है नार्कोस, आपको वो देखना चाहिए कि वो किस तरीके से उसके बारे में दिखाया और वो काफ़ी कुछ उसकी जीवन के बारे में सही तरीके से बताती है।
अब जी आते हैं कि मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ही तंत्र भारत देश के अंदर चल रहा है और वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई नहीं बता रहा क्योंकि मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं करती। अगर रिपोर्ट आती है तो बहुत कम रिपोर्ट आती है क्योंकि या तो वो डर जाते हैं या वो पैसे खा के बैठ जाते हैं। वेस्ट बंगाल अजीब बात है कि वहाँ पे जो दीदी की सरकार चल रही है, लोग उसको जिताते हैं बार-बार क्योंकि दीदी पता नहीं कैसे जीत जाती है, खुद तो इतना सिंपल रहती है, लेकिन हरकतें ऐसी हैं जैसे कि वो खुद एस्कोबार हो। उसका जो तंत्र है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो नारकोस चला रही है। तो क्या दीदी एस्कोबार बन चुकी है क्या? बंगाल के अंदर लोगों ने अगर अपने घर के अंदर भी दीवार खड़ी करनी हो तो उसके लिए भी उनको दीदी की पार्टी के लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, अपने घर के अंदर दीवार खड़ी करने के लिए। लोग इतना डरते, घबराते हैं कि वहाँ पे लोग किसी से बात करने में भी सोच-सोच के बोलते हैं, कहीं ये दीदी तक ना पहुँच जाए, दीदी के लोगों तक ना पहुँच जाए बात। हर इलेक्शन से पहले 50 बंदे का मरना तो आम बात है वेस्ट बंगाल के अंदर। देखिए पहले वहाँ पे कम्युनिस्ट्स की सरकार रहती थी और वो इस तरह के मार-काट करते थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ से दीदी ने उनको निकाला और दीदी को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वामपंथियों को निकाला। लेकिन जो वामपंथी करते थे वो सारा का सारा दीदी ने अपने राज्य के अंदर शुरू करवा दिया। वामपंथी जो थे ऐसा लगा कि वो इलेक्शन में तो हार गए हैं, लेकिन सारे जो है इलेक्शन हारने के बाद जितने भी वामपंथी हैं, जो कि सड़कों पे दंगे करते थे, वो सारे के सारे दीदी की पार्टी में आ गए हैं और वो उससे भी ज़्यादा तीव्रता से दंगे कर रहे हैं। अब दीदी हर बार जीत जाती है, बैठी है कुर्सी पे इतने लंबे समय से, लेकिन पता नहीं वेस्ट बंगाल क्यों उसको बार-बार जिताता है, वो जीत के आ जाती है। कभी वेस्ट बंगाल से खबरें आती हैं कि वहाँ पे घर के अंदर बम फट रहे हैं। ऐसे-ऐसे बम फट रहे हैं कि पूरा बंगाल हिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ जाएगा बंगाल के अंदर। एक घर के अंदर बम फटा, भैया ऐसा क्या बना रहे हो तुम भई? वहाँ से बांग्लादेश के जो है गाय का भगाने का वहाँ से जो है गाय को स्मगल करने का पूरा तंत्र चलता है। पकड़े गए हैं कितने सारे लोग, दीदी के खुद के पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। भई गाय तो हिंदुओं की पूज्य है और दीदी तो खुद हिंदू है, ये क्या कर रही है? ये किस तरह के काम कर रही है? गाय क्यों कटवा रहे हैं भई ये? टीएमसी के ये जो लोग हैं इस पार्टी के, दीदी की पार्टी के लोग ये क्या करवा रहे हैं भई? ये गाय क्यों कटवाना चाहते हैं? ये गाय के पीछे क्यों पड़े हैं? जो बॉर्डर से बांग्लादेश लगता है, वहाँ से जो इल्लीगल बांग्लादेशी आते हैं, उनको लाने का पूरा तंत्र सेट हुआ रखा है। उसके एवज में लोग पकड़े जा चुके हैं। एजुकेशन के अंदर स्कैम हो चुका है, उसके अंदर मंत्री पकड़े जा चुके हैं। वो तो इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, उसके अंदर तो घरों से पैसे निकल रहे हैं। मंत्रियों की गर्लफ्रेंड्स पकड़ी जाती हैं, पता लगता है गर्लफ्रेंड जो है उनका पूरा जो है कनेक्शन बंगाल ब ब बांग्लादेश तक पड़ा हुआ है। पता नहीं किस-किस से क्या-क्या उनकी मिली-भगत है बांग्लादेश के अंदर, सरकारों के साथ भी मिले हुए हैं ये लोग। बांग्लादेश से दुनिया भर का जो है टेररिज़्म आता है, पूरी दुनिया जानती है सबसे खतरनाक टेररिस्ट जो है वो बांग्लादेश के अंदर बसते हैं और वो जो है इसका पूरा इफ़ेक्ट इंडिया में भी आता है। तो कौन-कौन सा स्कैम नहीं है जो कि दीदी की पार्टी ने कर दिया? इन सब का फ़ायदा किसको हो रहा है? दीदी को तो हो रहा है। दीदी जो है एक चप्पल पहन के सफ़ेद साड़ी पहन के घूमती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके आड़ में कुछ भी कर ले दीदी। पूरे बंगाल में आग लगी हुई है और दीदी जो है साधारण बन के रहती है, इसका मतलब दीदी का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं है, दीदी एस्कोबार बन चुकी है। और दीदी नारकोस चला रही है, ऐसा ही लग रहा है। इतना लग रहा है कि जैसे एस्कोबार से डरती थी वहाँ की सरकार, ऐसा लगता है हमारे देश की जो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर हैं, वो भी शायद दीदी से डरते हैं। तभी इतने साल हो गए हैं, दीदी उ उनकी सरकार देखिए जी, प्रधानमंत्री को बैठे इस कुर्सी पे 10 साल हो गए हैं, देश का उन्होंने कायाकल्प कर दिया है, दुनिया भर की डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन दीदी के सामने उनकी कोई चलती नहीं। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है प्रधानमंत्री की पार्टी की अच्छी सीटें आई थी। लेकिन उस इलेक्शन के बाद 3000 औरतों का सिर्फ रेप कर दिया इन्होंने। 3000 औरतों का रेप कर दिया, सड़कों पे लेटा-लेटा के औरतों का रेप किया इन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। कौन है पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ किसी ने कोई आज तक किसी अखबार में जाकर के पता किया कि उन 3000 औरतों को इंसाफ मिला कि नहीं मिला? ये वही हैं औरतें जिन्होंने शायद बीजेपी का जो है साथ दिया या बीजेपी के लिए काम किया। बस यही उनकी गलती थी। सड़कों पे ला-ला के रेप किया उनका। कितने लोग मारे गए किसी को पता ही नहीं है। जस्ट बिकॉज़ कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीदी की पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। भैया चल क्या रहा है बंगाल में? दीदी एस्कोबार क्यों बनी हुई है? कौन-सा नारकोस चला रही है दीदी? वो तो सिर्फ़ ड्रग्स बेचता था एस्कोबार। यहाँ तो एजुकेशन में स्कैम हो रहा है, यहाँ पे तो गाय की तस्करी हो रही है, लोगों की तस्करी हो रही है। अब तो ये केस आ चुका है सामने जो लेटेस्ट केस है, ईडी के कुछ लोग गए थे वहाँ पे पूछताछ करने। जाँच एजेंसी जो कि रिप्रेज़ेंट करती है सेंट्रल एजेंसीज़ को, जो कि रिप्रेज़ेंट करती है सेंटर को, जो कि रिप्रेज़ेंट करती है प्राइम मिनिस्टर को।
उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब पूरी खबर सुनिए, मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है। खबर ये है जी कि ये इनका एक जो है बड़ा नेता है जी, दीदी की पार्टी का, ठीक है जी? ये है संदेश खाली एरिया है, उसके ये 24 नॉर्थ 24 परगना के अंदर ये पड़ता है। उसके अंदर जो है ये ईडी गई थी, इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए। और ये जो आदमी है इसका नाम है शाहजहां शेख। ये और इसके 3 भाई, इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है क्योंकि इन्होंने ईडी के वो 3 लोगों को मारा, कूटा। ये जब गए तो वो कह रहे थे घर बंद है जी, वो अंदर नहीं है। लेकिन ईडी ने कहा हमारे पास पूरी जानकारी है, वो अंदर ही है क्योंकि हमारे पास उसकी मोबाइल की लोकेशन भी है। उसके बाद वहाँ पे आम लोगों ने इकट्ठे कर कर के उनको मार-पीट के वहाँ से भेज दिया, सर्वर फोड़ दिए उनके। कई लोग तो तीनों के तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनकी हालत भी बड़ी खराब थी। ये इन्होंने ईडी का हाल किया है, मतलब ये प्रधानमंत्री को अपने जूते की नोक पे रखती है ये दीदी की, ये सरकार। और वहाँ की पुलिस ने अब जाकर के वहाँ पे एफआईआर जब दर्ज की है, 3 एफआईआर दर्ज की हैं। एक तो उनकी पिटाई की, एक उन्हीं पे केस डाल दिया कि ये ज़बरदस्ती उसके घर में घुस रहे थे। आप सोच के देखिए जिनकी पिटाई हुई है, जो कि मार खा के वहाँ से निकले हैं सेंट्रल एजेंसीज़ के लोग, उनके खिलाफ ही कर दिया एफआईआर। और एक एफआईआर जो है वो सुओ मोटो कर दी। ये तंत्र चला रही है दीदी, क्योंकि पुलिस अपनी है, तो कुछ भी क्राइम करो। ये हालत है जी वहाँ पे, ठीक है जी? अब ये जो आदमी है इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है शाहजहाँ शेख पे कि जब इसको अरेस्ट करने पहुँचे तो ये भाग लिया अपने 3 भाइयों के साथ और इसने अटैक करवा दिया, उनकी पिटाई करी। अब कहा ये जा रहा है कि शायद ये बांग्लादेश निकल गया है, इसलिए जो बॉर्डर की जो पुलिस है, उसको भी वहाँ पे कह दिया गया है जी, ऑर्डर दे दिए गए हैं कि इन पे नज़र रखो। अब ये कहाँ है कोई नहीं जानता, अब वहाँ की पुलिस तो मिली हुई है, अब ये पता नहीं पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते, हो सकता है अब तक ये बांग्लादेश निकल गए हों, तो ये लगे रहो। यही होता है वहाँ पे। बड़े-बड़े मंत्री जो हैं, वो ऑलरेडी अंदर हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से अंदर किया हुआ है। ये उसी का एक मंत्री जो है, उसी का राइट हैंड है ये, ठीक है जी? और ये पिटाई करके चला गया। अब क्या होगा जी, ईडी का ऐसी पिटाई कर दोगे तो कल तो केजरीवाल भी करवा देगा पिटाई, लालू का लड़का भी करवा देगा पिटाई, अब तो पीटो सब मिल कर के। ये ईडी की औकात रह गई है। तो आपकी तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री भी डरता है इससे। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, जैसे एस्कोबार से कोलंबिया के प्रधानमंत्री डरते थे। तो अब इसका तरीका क्या है? कैसे पकड़ा जाए इस एस्कोबार को, कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा भई? उसने तो अपना नारकोस चला दिया है। अब एक और खबर सुनिए, अब जैसे कि मैंने बताया था कि एस्कोबार के अपने खुद के लोग भी एक-दूसरे को मारा करते थे। ये देखिए, अब देखिए ये टीएमसी का एक वर्कर है, उसको जो है गोली मार दी गई है बहरमपुर के अंदर। वो मर गया वो। कैसे मर गया जी? अब कोई नहीं जानता। बाइक पे लोग आए, गोली मार के चले गए। हॉस्पिटल में कोशिश करी बचाने की, नहीं बचा, मर गया। अब बताया जा रहा है कि वो पहले कांग्रेस में था। कांग्रेस का जो अधीर रंजन चौधरी है, उसका खास आदमी था और उसकी जो है टीएमसी के अंदर अपनी पार्टी के अंदर कुछ चल रही थी, कुछ बहसा-बहसी चल रही थी। नहीं आ रहा था प्रचार के अंदर। कल खत्म, मार दिया गया। भैया ये तो पूरी तरह नार्कोस बना हुआ है, ये तो पूरी तरह ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं भई, जैसे कि एस्कोबार बैठा है कुर्सी के ऊपर वहाँ पे। जो भी वहाँ पे आएगा, उसको देखी जाएगी। सरकार के लोगों को पीट-पीट के अंदर डाल दिया। उन्हीं के ऊपर जो है एफआईआर कर दी। अपने लोग जो हैं वो भाग गए बांग्लादेश। ये तंत्र चला रही है भैया वहाँ पे। तो ये तो जी सच्चाई है, जो आज की डेट में जो वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है। ये आपको मैंने लेटेस्ट खबरें दी हैं और अभी भी कहीं से ये खबर नहीं आ रही है कि कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा इनके ऊपर। इन्होंने पिटाई कर दी ईडी के ऑफिशियल्स की और इस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज़ को। मतलब एक तो तुम स्कैम भी करोगे, उसके बाद जो तुम्हारी पूछताछ करने आएगा, तुम उनकी भी पिटाई कर दोगे, उनके ऊपर एफआईआर कर दोगे। और ये पहले करवा चुके हैं। ये पहले सीबीआई के ऑफिशियल्स की भी ऐसी पिटाई करवा चुके हैं। पिछले इलेक्शंस के अंदर बीजेपी का जो वो प्रेज़िडेंट है नड्डा, वो जब जा रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर पथराव करा दिया। वो उसकी गाड़ी में इतना बड़े-बड़े पत्थर मारे कि वो तो खुद बच गया, वरना उसकी जान भी चली जाती। तो भैया कर क्या रहे हो? प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों हैं इससे? ये एस्कोबार क्यों बने हो? इसको क्यों बना रहे हो तुम एस्कोबार? तो जी मैं तो इस देश को ये जागृत करना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति है और यहाँ पे एक तरह से माफिया तंत्र चल रहा है, गुंडा तंत्र चल रहा है। आप इसके ऊपर जो है आवाज़ उठाएँ। न्यूज़ वाले आपको नहीं बताएँगे पूरी खबर, लेकिन आप जागृत होइए और वेस्ट बंगाल के लोग भी अपनी आँखें खोलें और इनको वोट ना दें। अब आपके लिए लड़ाई का समय आ गया है और प्रधानमंत्री के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज है कि भैया आप जो है ये दीदी से डरना बंद करो। इसको एस्कोबार बनने मत दो आप, सिचुएशन वरना बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और आपको यहाँ पे सख्त कदम लेने पड़ेंगे। हो सके तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाइए और वेस्ट बंगाल को शांत कीजिए। ये जैसे एस्कोबार को हटा करके वहाँ पे जो है शांति फैली थी, जब तक ये दीदी का यहाँ पे जो है ये तंत्र खत्म नहीं होगा, इनकी सरकार नहीं गिरेगी, तब तक यहाँ पे भी शांति नहीं होगी। तो कृपा करके ये वेस्ट बंगाल का एस्कोबार का तंत्र खत्म कीजिए और नारकोस बनने से बचाइए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।